हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी सजेशन हो, फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें। और साथियों, जैसे कि इस वीडियो यह जो सीरीज़ चल रही है इसमें इसके पहले जैसे प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जो है करंट अफेयर, जो अर्धवार्षिक की करंट अफेयर आई है घटना चक्र की, उसे भी प्रॉपर कवर किया जा रहा है। उसमें जो ऑनलाइनर राष्ट्रीय करंट अफेयर था उसे कल अपलोड किया गया था और आज जो है उसकी अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन के जो करंट अफेयर हैं उनको अपलोड किया जाएगा। उसी तरह जो है आर्थिकी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो गया और उसके साथ साथ जो है अन्य जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हो गए, जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं इन अर्धवार्षिक की करंट अफेयर को प्रॉपर कवर किया जाएगा जिससे कि साथ में आप लोगों के करंट अफेयर भी तैयार होते रहें। तो आप लोग मेरे साथ बस बने रहिए और निश्चिंत रहिए। पूरी सिलेबस, पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लिया जाएगा एग्जाम के पहले और कई बार आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। और जैसा कि इस पे जो है सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का और करंट अफेयर का ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ये हिंदी का पूरा जो आर ओ हिंदी का जो पूरा प्रैक्टिस सेट है प्रॉपर जो है, जो आर ओ के लिए, जो प्री के लिए ये 6 टॉपिक्स हैं उनको एक दूसरा चैनल है जिस पे प्रॉपर कवर कराया जा रहा है। और बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी और जो आपके प्रैक्टिस सेट हैं, जो मॉडल पेपर आए हैं वो भी, उन्हें भी प्रॉपर कवर कराया जा रहा है। तो उस चैनल का लिंक मैं आपके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर के हिंदी को प्रॉपर कवर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था, अर्थात सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी गई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। देखिए 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कब दिया गया था। इसकी इजाज़त जो है 1613 ईस्वी में दी थी। और इसके पहले जो है, इसके पहले इसके पहले जो है जहांगीर के दरबार में एक दूत मंडल आया था, या कह सकते हैं कि राजदूत के रूप में, जो टॉमस रो है, वो आया था 1608 ईस्वी में और इसने सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त मांगी थी। लेकिन जहांगीर द्वारा उसे जो है फैक्ट्री स्थापित करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। यह इजाज़त उसे कब मिली थी? 1613 ईस्वी में। और उसके बाद फिर जो है 1615 में जहांगीर के दरबार में टॉमस रो आता है। सॉरी, 1608 में जो आया था वो कैप्टन हाकिन्स आया था। ठीक है, जिसे सूरत में कंपनी खोलने की या मुगल क्षेत्र में कंपनी खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। 1615 में फिर टॉमस रो आता है जिसे फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाती है। और अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री है वह कहाँ पे खोली गई थी ये भी पूछता है कभी कभी। तो याद रखिएगा इसकी पहली फैक्ट्री जो है सूरत में खोली गई थी। अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री मुगल दरबार में या मुगल साम्राज्य में जो खोली गई थी वो सूरत में खोली गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? चंदेल, प्रतिहार, पाल या फिर गढ़वाल? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस समय पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था उस समय कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। और उस समय वहाँ के जो शासक थे, देखिए उस समय के जो शासक थे वो चंद्रदेव गढ़वाली थे। ठीक है, जिनका शासनकाल जो है 1170 से लेकर के 1194 तक माना जाता है, 1194 तक। ठीक है, और जो जयचंद थे यह गढ़वाल वंश के अंतिम जो शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। भारतीय लोक साहित्य और कथाओं में वह राजा जयचंद के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। और उनके समकालीन दिल्ली तथा अजमेर का शासक चौहान नरेश पृथ्वीराज तृतीय थे। और आख्यानों के अनुसार जयचंद की जो पुत्री है संयोगिता, इसका अपहरण पृथ्वीराज तृतीय द्वारा किया गया था। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? करशापड़, दिनार, निष्क या फिर स्वर्ण? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की जाती थी उन्हें दिनार कहा जाता था। ऑप्शन भी सही है।
गुप्त शासकों का युग जो है वो सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। सिक्कों के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त शासकों के शासनकाल को। और इनके शासनकाल में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए थे। इस युग के सिक्के कलात्मक सौंदर्य और विविधता की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। और गुप्त शासकों की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उन्हें दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्के को रूपक, सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? लेखन पद्धति, उपवास द्वारा प्राण त्यागना, तीर्थंकरों की जीवनी या भित्ति चित्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैन धर्म में संलेखना संथारा यह वह विधि है जिसके बाद इंसान या जो जैन भिक्षु होते हैं वह अन्न जल ग्रहण करना बिल्कुल भी छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है अपने प्राणों की आहुति, अपने प्राण त्याग देते हैं। उसे संलेखना संथारा कहा गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर या फिर जेम्स प्रिंसप। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व विभाग का या भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ठीक है। और इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक के रूप में भी इन्हें जो है नियुक्त किया गया था, या कह सकते हैं कि इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक के रूप में कार्य किया था। और रॉबर्ट ब्रूस फूड की अगर हम बात करें, इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके द्वारा 1863 में मद्रास के पल्लवरम में पुरापाषाण काल की जो उपकरण है उसकी खोज की गई थी सबसे पहले। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है और जो रॉबर्ट ब्रूस फ्रीड हैं उन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और जो अलेक्जेंडर कनिंघम है यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक के रूप में भी कार्य किए थे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही कथन का आपको चुनाव करना है। जैसे कुछ प्रावधान दिए गए 1833 के चार्टर एक्ट के, इसमें कौन से सही हैं उन्हें आपको चुनना है। इसने कंपनी के व्यापारी के अधिकार को समाप्त कर दिया। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया। इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। केवल 3, 1 और 3, 1, 3 और 4 या उपयुक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी कथन जो है वो सही है। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में सभी कथन सही। जैसे इसने कंपनी की जो व्यापारी के अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया, यह भी सही है। चीन और चाय के साथ व्यापार को छोड़ करके बाकी अन्य जो व्यापार होते थे उस पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी के अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। और इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति की थी, ये भी सही है। और पहले विधि सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, विलियम बेटिक के समय में इनकी नियुक्ति की गई थी और वो कौन थे ये बताइएगा। और इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को भी वापस ले लिया था, ये भी सही है। और इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर कर दिया। और भारत के पहले जो गवर्नर जनरल बने थे वो कौन बने थे? विलियम बेटिक बने थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था, इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार पूछता है। इसका देखिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। महात्मा गांधी भारत के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र नेता, मतलब एकमात्र व्यक्ति जो थे या कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अन्य जो व्यक्ति द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे वह अपने व्यक्तिगत खर्चे पर गए थे। ठीक है, जबकि महात्मा गांधी की जो खर्चा है वह कांग्रेस द्वारा उठाया गया था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? असहयोग आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन या फिर दांडी यात्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया था। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी की अगर हम बात करें, महात्मा गांधी का जो पहला साहसिक कदम था वह जो 1917 में शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह वो था। और यह नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपियों द्वारा जो नील की खेती के लिए दबाव डाला जा रहा था और उनके ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा था, जिसमें ये था कि
3/20वें भाग पर नील की खेती करना उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। इसे समाप्त करने के लिए जो चंपारण सत्याग्रह है या चंपारण आंदोलन है वो शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन, कैनिंग, मिंटो या फिर मेयो? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए जो है वो सही है। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय अंग्रेजी सरकार द्वारा लिया गया था। देखिए 20 जुलाई को इसका निर्णय लिया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन किया गया, मतलब बंगाल विभाजन जो है वो लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। कभी कभी इसका डेट भी एग्जैक्ट पूछ लेता है तो याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन को वापस रद्द कब कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में, जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी कहाँ पे आए थे? भारत में आए थे और तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। उसी समय बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और जो राजधानी कलकत्ता थी उसको दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और उस समय ये भी अगर पूछ ले कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था, उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड विलियम बेटिक? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कैनिंग द्वारा 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह को उसका दमन करने के लिए जैसे जगह जगह पे विद्रोह भड़क गए थे और इसी को ध्यान में रखते हुए कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था और यह विद्रोह जून 1857 में प्रारंभ हुआ था। और विद्रोह की कमान की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद में लियाकत अली द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, अन्य जो जैसे जो क्षेत्र थे वहाँ पे विभिन्न जो नेता थे, विभिन्न जो आपके क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। लेकिन इलाहाबाद में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वह लियाकत अली खान ने किया था और कैनिंग द्वारा इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? मृत सागर में, लाल सागर में, महान सॉल्ट झील जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या टर्की का जो वान झील है कहाँ पे पाई जाती है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। टर्की के वान झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। टर्की के वान झील में जो लवणता है वह 330 पर मोल है। देखिए इसको प्रतिशत, इसमें ये जो है प्रतिशत में नहीं है, पर मोल में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, ऐसे सीधे सीधे पूछा है प्रतिशत में देकर के, पर मोल में देकर के, तो इसे पर मोल कहा जाता है जहाँ पे ऊपर एक बिंदी और नीचे 2 बिंदी होती है। ठीक है, तो सबसे अधिक जो लवणता है वो टर्की के वान झील में पाई जाती है, 330 पर मोल। ठीक है, और अगर हम बात करें अमेरिका में जो ग्रेट सॉल्ट लेक है यहाँ पे जो लवणता पाई जाती है वो 220 पर मोल है। और डेथ वैली जो मृत सागर जॉर्डन में है इसमें जो लवणता पाई जाती है वो 240 पर मोल है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सा लेक कहाँ पे है ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो मृत सागर ये कहाँ पे है? जॉर्डन में है। ग्रेट सॉल्ट लेक या महान सॉल्ट झील या संयुक्त राज्य अमेरिका में है। वान झील टर्की में है। और लाल सागर जो आपके जिससे जो होकर के भूमध्य रेखा में स्वेज नहर जो जाता है वो लाल सागर से होकर के ही जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्धो ध्रुवीय वृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित है। जेट वायुधाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, यह गलत है। विषुवत रेखा के सहारे अधिकतम तापमान की मेखला नहीं पाई जाती है। अधिकतम तापमान की जो मेखला है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के सहारे पाई जाती है। विषुवत रेखा पर क्यों नहीं पाई जाती है? देखिए सबसे अधिक तापमान की जो प्राप्ति होती है वो विषुवत रेखा पर ही होती है, लेकिन विषुवत रेखा पर मतलब वर्ष भर वर्षा होने की वजह से यहाँ पे तापमान में संतुलन पाया जाता है।
और यहाँ पे जो विषुवत रेखा पे जो वर्षा होती है वह संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, जो 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में होती है। ठीक है, 12 से लेकर के 4 बजे के बीच तक वर्षा होती है और यह संवहनीय प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अधिक तापमान नहीं पाया जाता है। जो सबसे अधिक तापमान अंकित किया जाता है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के पास किया जाता है, जिसे तापीय मेखला कहते हैं। तो दूसरा कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट देखिए, लवणीय जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या फिर थैलोफाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लवणीय जल में उगने वाले पौधों को हेलोफाइट्स कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। दिल्ली, दिल्ली किसके अंतर्गत आता है? अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली अर्ध शुष्क के अंतर्गत आएगा। मुंबई किसके अंतर्गत आता है? मुंबई आता है उष्ण आर्द्र के अंतर्गत। यहाँ पे मौसम जो है हमेशा एक जैसा रहता है। आप देखते होंगे मुंबई में जो लोग रहते हैं, अगर उनसे आप बात करें तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ पे ना बहुत अधिक ठंडी पड़ती है ना बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुंबई जो है वो समुद्र के किनारे स्थित है, और समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे समकारी दशाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिससे वहाँ पे मौसम जो है हमेशा पूरे वर्ष एक समान बना रहता है, ना बहुत अधिक ठंड पड़ती है ना बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। और जोधपुर की अगर हम बात करें तो जोधपुर एक शुष्क क्षेत्र है। जोधपुर जो है वो शुष्क क्षेत्र है। और शिलोंग जो मेघालय में स्थित है यह क्या है? यह एक आर्द्र क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अगर हम बात करें, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,981 करोड़ समथिंग के आसपास है। महाराष्ट्र की जनसंख्या की बात करें तो 11,237 करोड़ के आसपास है। बिहार की जनसंख्या 10,409 करोड़ के आसपास है। बंगाल की 9,127 करोड़ के आसपास, और आंध्र प्रदेश की 8,458 के आसपास। तो अगर क्रम से आ जाए लगाने के लिए तो याद रखिएगा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल और फिर आंध्र प्रदेश है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। एंट्री पॉट व्यापार से तात्पर्य क्या है? निर्यात व्यापार, आयात व्यापार, तटीय व्यापार या फिर निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुओं के लिए एंट्री पॉट शब्द का उपयोग किया जाता है, या फिर इन्हें जो है एंट्री पॉट व्यापार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। कुछ तेल शोधनशालाएँ हैं और उनकी अवस्थिति है। तो कौन तेल शोधनशाला कहाँ पे है उसे आपको सुमिलित करना है। तटीपाका कहाँ पे है? अगर हम बात करें तटीपाका की, तटीपाका तेल शोधनशाला है आपके आंध्र प्रदेश में। और कोयनी कहाँ पे है? कोयनी है आपके गुजरात में। नागापट्टनम कहाँ पे है? नागापट्टनम है तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ कहाँ पे है? नुमालीगढ़ है आपके असम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 1 2 4। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया था? कृषि जोत कर का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया था? राज्य समिति द्वारा, वाचु समिति द्वारा, कार्वे समिति द्वारा या फिर मराठे समिति द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य समिति द्वारा। राज्य समिति द्वारा भारत में कृषि जोत पर कर के विवाद से निपटने के लिए 1972 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर A.K. राज की अध्यक्षता में एक कृषि संपदा आयोग का गठन किया था, जिसने 1 अक्टूबर 1972 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया गया था राज्य समिति द्वारा, और इस समिति का गठन 1972 में किया गया था, और 1972 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 1972 में इस समिति का गठन किया गया था। बैंक दर का आशय क्या है? साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थान की लाभ दर या फिर केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक अर्थात RBI द्वारा जो बैंक दर है, बैंक दर पर ही वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जाता है। ठीक है,
तो बैंक दर याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई द्वारा बैंक दर पर ही वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो, कम हो, आयात की लोच कम हो या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि अपनी करेंसी को अन्य करेंसी की तुलना में डिवैल्यूएट अर्थात उसकी जो वैल्यू है उसको कम करना। ठीक है, जैसे इसके अवमूल्यन का मतलब ये हो जाएगा कि अभी वर्तमान समय में $1 बराबर है 80 रुपया। तो अगर हम अपनी करेंसी या अपने रुपए का अवमूल्यन कर दें तो हो सकता है कि $1 हो जाए 100 रुपये के बराबर। और इसमें फ़ायदा कब होगा? अगर हम अपनी करेंसी का अवमूल्यन कर रहे हैं तो इसमें फ़ायदा कब होगा? अगर विदेशों में निर्यात ज़्यादा हो रहा हो, अगर हम बहुत ज़्यादा निर्यात निर्यात कर रहे हो तब अवमूल्यन का हमें फ़ायदा होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे निर्यात बढ़ता है और हम जो निर्यात करते हैं उससे हमें जो रुपए की प्राप्ति होती है वो ज़्यादा रुपए की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इससे निर्यात बढ़ता है अवमूल्यन करने से। ऑप्शन आपने सुना होगा न्यूज़ में कि चाइना पे बहुत ज़्यादा अमेरिका द्वारा ये कटाक्ष किया जाता है कि चाइना अपनी मुद्रा का बहुत ज़्यादा अवमूल्यन करता है। ठीक है, निर्यात को बढ़ाने के लिए ही। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती? 73वें संशोधन के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है। 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या फिर 30 लाख। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, पंचायतों का जो गठन होता है, पंचायत मध्यवर्ती स्तर पर जो पंचायतों का गठन होता है उसके लिए 20 लाख की जनसंख्या होना अनिवार्य है। अगर 20 लाख की जनसंख्या नहीं है तो मध्यवर्ती स्तर पर वहाँ पे पंचायतों का गठन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? राजदूतों की नियुक्ति के लिए, विधेयकों पर स्वीकृति के लिए, राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति के लिए या फिर लोकसभा भंग करने के लिए? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विधेयकों पर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया है, आपको सही आंसर का चयन करना है। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। एक और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत, या फिर ए गलत है, आर सही। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों सही हैं लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी आपका सही है। भारत में प्रेसिडेंट है लेकिन प्रेसिडेंसी शासन नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में जो प्रधानमंत्री रूल्स चलता है। ठीक है, प्रेसिडेंट है लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो नाम मात्र के प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। जो वास्तविक कमान, वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। और दूसरा, संविधान में एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। संविधान में एक मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो दोनों विकल्प आपके सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से एक नहीं है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। विरोध करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि समानता का अधिकार 14 से लेकर के 18, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 के बीच में आपको समानता का अधिकार दिया गया है। अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं केवल भारत में, केवल यूके में, केवल यूएसए में या फिर भारत और यूएसए में? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
भारत और अमेरिका में। और भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है या जो प्रावधान लिया गया है, जो ग्रहण किया गया है, वो अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रक्त वर्गों में से कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता अर्थात यूनिवर्सल डोनर होता है? ए, बी, ओ या फिर ए बी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ। ओ जो है वह यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी जो है वह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसने के द्वारा दी गई थी? जैकब तथा मोनोड द्वारा, वाटसन तथा क्रिक द्वारा, एच.जी. खुराना द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाटसन और क्रिक द्वारा इसे दिया गया था। और ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि कब दिया गया था डेट, तो याद रखिएगा 1953 में। नेक्स्ट देखिए, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, या फिर सिट्रिक अम्ल तथा बेंजोइक अम्ल को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला करके एक्वारेजिया तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है किसके माध्यम से? किसके माध्यम से परिवर्तित किया जाता है आपको बताना है। डायनामो के माध्यम से, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा या फिर रेक्टिफायर द्वारा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रेक्टिफायर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? सनस्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को या फिर पौधे के ताप को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथियों, हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, चाहे आर.ओ. प्री में पूछे गए हों या मेंस में पूछे गए हों, सारे जो 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर हैं हिंदी के, उन्हें और मॉडल पेपर, इन दोनों को प्रॉपर अच्छे से कवर कराया जा रहा है दूसरे चैनल पे। तो उस पर जुड़ करके, उसे ज्वाइन करके आप लोग हिंदी को भी अच्छे से प्रॉपर कवर कर सकते हैं। उसका लिंक, चैनल का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहाँ से आप जा कर के देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।